Hey you guys, welcome to the physics studio. Today I have brought question from INPHU 2013 and this is the kind of question which is very likely to be picked up by the GA advanced examination the upcoming year or maybe in the 2024 itself. So it's a must do problem. Let's dive into it. तो आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है यू कैन गो एंड जस्ट रीड इट आउट. आई वुड रिकमेंड कि पहले आप पॉज करके आराम से इसको रीड करें and then I'll go into the solution. But for the time being, I'm just explaining the matter to very simple language. So says that कि आपके पास एक बाइसाइकिल है एंड राइडर का डायग्राम यहाँ नहीं बनाया गया बट एक राइडर भी है. द राइडर इज पैडलिंग दिस राइट. साइकिल को पैडल कर रहा है एंड ड्यू टू दैट टॉर्क टाउ इज बीइंग जनरेटेड. ओके, यहाँ पर एक टाउ टॉर्क जनरेट हो रहा है एंड वही बाकी सारी बातें आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है. नो स्लिपिंग का केस है, मतलब ये प्योरली अच्छे तरीके से रोल कर रहा है सारा व्हील एंड द इंटायर बाइसाइकिल इज मूविंग फॉरवर्ड. ऐसा सिचुएशन है. तो फर्स्ट पार्ट में यू हैव बीन आस्क्ड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड द सेकंड पार्ट you have to find the acceleration, and then in third part you have to find maximum acceleration of the bicycle provided that you have to assume this. तो ये सब हम देखेंगे आगे. तो पहले फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं जहाँ पे अपने को इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. तो इस तरीके से आपके पास बाइसाइकिल यहाँ भी मैंने बना रखा है. पहले यहाँ मैं आपको समझा दूँ. वेरी सिंपल कि यहाँ पे एक राइडर होगा. अब जब ये राइडर, यहाँ जो राइडर होगा, जब वो राइडर यहाँ पे पैडलिंग करेगा तो उस पैडलिंग की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा. ठीक है, इस तरीके से एक टॉर्क जनरेट होगा टाउ. और टॉर्क जनरेट होगा तो ये व्हील रोटेट करना स्टार्ट करेगा. तो इट विल हैव सम एंगुलर एक्सेलरेशन, लेट्स से अल्फा. टॉर्क है तो टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा. जब ये रोटेट करेगा तो आप ध्यान से देखिए द पॉइंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड. तो इस तरीके के रोटेशन में दिस पॉइंट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड, राइट. तो अगर ये पीछे जाना चाह रहा है पर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है देयर इज नो स्लिपिंग, तो मतलब वहां कोई स्लिपिंग नहीं हो रही. तो स्लिपिंग को रोकने के लिए अगर ये पीछे जाना चाह रहा है डेफिनेटली फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, आगे की ओर, राइट. तो F2 आपके पास लग जाएगा आगे की ओर. अब अगर आप ट्रांसलेशन मोशन को ध्यान से देखेंगे, इस साइकिल के ट्रांसलेशन को, यू विल कम टू नो कि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी सिर्फ एक फोर्स है विच इज F2. और ये F2 इस पूरे सिस्टम को आगे की ओर एक्सेलरेट. मैं करेक्ट? अगर सिर्फ व्हील की भी आप बात करें तो इस व्हील को ये आगे की ओर एक्सेलरेट कर देगा, राइट. इस व्हील पे अगर आप फोर्स देखें, ट्रांसलेशनल फोर्स, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से तो फोर्स जो आपको दिखेगा दैट इज F2. तो F2 की वजह से ये व्हील आगे की ओर एक्सेलरेट हो जाएगा एंड लेट्स से A इज द एक्सेलरेट. अब ये फ्रेम आप देख सकते हो, फ्रेम तो रिजिड है. फ्रेम तो रिजिड है. तो रिजिड है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये पार्ट, ये व्हील A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो इस व्हील को भी A एक्सेलरेशन से आगे जाना पड़ेगा. एक बात, जिसकी वजह से एंटायर बाइसाइकिल इज मूविंग फॉरवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, करेक्ट. अब ये जैसे ही ये वाला व्हील भी आगे की ओर A से जाएगा तो ये जो पॉइंट है विच इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस विल आल्सो ट्राई टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट. पूरा व्हील A से आगे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी आगे A से जाने की कोशिश करेगा. बट अगेन ये जब आगे A से जाना चाहेगा, अगर ये आगे जाना चाह रहा है तो बेटा इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, पीछे की ओर. यहाँ पर F1 ऐसा लगता है आपको दिखे, राइट. तो यहाँ पे F1 लग जाएगा और उसके बाद ये दो फोर्स हमने बना दिए. इसके अलावा नॉर्मल तो लगेगा ही, नॉर्मल तो लगना ही है. यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा लेट्स से N1, यहाँ एक नॉर्मल लगेगा विच इज N2. और इंटायर बाईसाइकिल का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहां से नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा. आप देख सकते हो यही सारे फोर्सेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं. F2 आगे की ओर, F1 पीछे की ओर, नॉर्मल N1, नॉर्मल N2 एंड mg कहीं सेंटर ऑफ मास. अभी मुझे नहीं पता सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो कहीं बीच में हमने अज्यूम कर लिया, वहां से नीचे mg लगा. तो दिस इज द एबिलिटी. पहला पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया, राइट. फर्स्ट पार्ट हमने कर, तो काफी इजी भी था, जस्ट ऑफ 1 मार्क. बट बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा, पहला गलत कर दोगे तो सारा ही गलत होगा. एंड एक चीज मैं यहाँ से और लिखना चाहूंगा. क्या लिखना चाहूंगा, इट्स लाइक कि अगर आप इस बात को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आगे की और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, इस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ
तो अगर इंटायर सिस्टम इज मूविंग फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, तो एक एक्सेलरेशन आगे की ओर ए आ जाएगी ट्रांसलेशन की वजह से, और ये अल्फा की वजह से ये पीछे की ओर जाना चाह रहा होगा। इफ द रेडियस इज आर, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आर अल्फा। एंड एज इट इज अ कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, कैन आई से ए विल बी इक्वल टू आर अल्फा। तो नो स्लिपिंग के कंडीशन की वजह से ये एक और रिलेशन अपने को मिल जाए। तो इतना ही नहीं, जब ये आगे से ए से आगे जाना चाह रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं बिठा के कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जब ये वाला भी ए से आगे जाने की कोशिश कर रहा होगा, राइट, वो मैंने बताया कि ये दोनों, ये फ्रेम तो रिजिड है, तो ये अगर ए से आगे जाएगा तो ये फ्रेम रिजिड है, तो ये भी ए से आगे जाएगा। तो अब ये वाली पॉइंट भी ट्रांसलेशन की वजह से ए से आगे जा रही है, और इसमें याद कीजिए फ्रिक्शन पीछे की ओर लग गया था। इस फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा और ये व्हील भी घूमना स्टार्ट कर देगी। लेट्स से इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा डैश। तो अगर इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डैश आ रही है और रेडियस आर है, तो आप देखिए इस अल्फा के वजह से पीछे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आने वाली है वो आने वाली है आर अल्फा डैश। बट अगेन यहां पर भी नो स्लिपिंग का कंडीशन है, ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। ए को अभी अभी हमने क्या निकाला है, आर अल्फा। तो इफ आर अल्फा को हम आर अल्फा डैश से यहाँ पे इक्वेट करें, आर और आर कट जाएगा और आपको समझ आएगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश। मतलब ये बात तय है कि अगर ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से व्हील नंबर 2 घूम रही है, तो व्हील नंबर 1 भी अल्फा एक्सेलरेशन से ही घूमने वाली है। इज इट करेक्ट? तो एफबीटी के साथ साथ ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने बना लिया। एक तो हमारा रिलेशन दैट ए इक्वल टू आर अल्फा, नो स्लिपिंग की वजह से, और ये भी अपने को समझ में आ गया, अगर व्हील नंबर 2 का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, व्हील नंबर 1 की भी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, अल्फा हो। ऑलराइट, लेट्स नाउ मूव इन टू द नेक्स्ट पार्ट। इतनी बातें समझने के बाद अब अपने को यहाँ पे कहा गया टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। बाईसाइकिल की एक्सेलरेशन आपको निकालनी, जो हमने देख लिया आगे की ओर ये भी ए से जा रहा है ना, ये भी ए से आगे जा रहा है और ये पार्ट भी ए से आगे जा रहा है। सो बेसिकली इंटायर बाईसाइकिल इज मूविंग फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। तो इस ए की वैल्यू अपने को निकाल। अब इट्स वेरी सिंपल, अगर हम ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखे, एक तो बहुत सिंपल है कि n1 प्लस n2 मिलकर mg को बैलेंस कर रहे हो, और आगे की ओर जो एक्सेलरेशन आया होगा, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखे, तो इट विल बी F2 minus F1 net force equal to mass into acceleration, right? Because as the entire system is moving forward with an acceleration a, so definitely its center of mass will also be moving with acceleration a. तो हम लिख सकते हैं net force F2 minus F1 is equal to mass into acceleration of center of mass is a. ठीक है? Now just look at this point कि F1 minus F2 equal to sorry F2 minus F1 equal to हमने ma तो लिख लिया, पर ना तो हमें F2 मालूम है ना तो F1 मालूम है, दोनों के दोनों अननोन है। तो कहीं ना कहीं से मुझे F2 की वैल्यू लानी होगी, F1 की वैल्यू लानी होगी, और फिर यहाँ पे पुट करके एक्सेलरेशन निकाल, राइट? तो F2 और F1 को कहीं ना कहीं से मुझे लेकर आना है। उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना इस व्हील पे एक बार टॉर्क इक्वेशन लिखी जाए तो F2 मिल जाएगा, और इस इक्वेशन इस वाले व्हील पे टॉर्क इक्वेशन लिखी जाए F1 मिल जाएगा। फिर F1 F2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और एक्सेलरेशन निकल। तो व्हाट आई हैव डन, I'm writing torque equation about axis passing through center of wheel 1। तो पहले wheel 1 के लिए लिख रहा हूं मैं। तो wheel 1 के लिए देखिए कौन कौन सा टॉर्क है। एक टॉर्क तो आपका टाउ है, और एक टॉर्क कौन जनरेट करेगा, F2 जनरेट करेगा। N2 और इस व्हील का जो आपका mg होने वाला है, जैसे अगर आप सिर्फ इस व्हील को देखेंगे, तो डेफिनेटली सिर्फ इस व्हील को देखेंगे तो इस व्हील का भी अपना कुछ mg हो, राइट? अभी मैं पूरे बाईसाइकिल को नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ इस व्हील को देख रहा हूँ। तो सिर्फ इस व्हील को देख रहा हूँ तो इस व्हील का भी अपना कुछ mg होगा, पर उस mg का कोई टॉर्क आएगा नहीं, राइट? mg का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। जिस एक्सेस के अबाउट हम टॉर्क निकालना चाह रहे हैं उसी से वो पास कर। n1 का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, और सेंटर ऑफ द व्हील के अबाउट ही हम टॉर्क निकाल रहे हैं। हाँ, एक टॉर्क आएगा F2 का, तरीके से देखिए ये पोजीशन वेक्टर, और F2 इधर है तो इस तरीके से ये घुमाने की कोशिश। तो एक टॉर्क आएगा F2 का, और क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो F2 वाला टॉर्क है दैट इज इन अपोजिट सेंस एज ऑफ द टॉर्क टाउ। तो नेट टॉर्क विल बी टाउ माइनस टॉर्क ड्यू टू F2। और F2 का टॉर्क आप क्या लिख पाएंगे, F2 इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, R।
F2 इंटू आर। चलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है इस बात को, टाउ माइनस F2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, करेक्ट। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील जो आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब ऑलरेडी फ्रॉम द कंडीशन ऑफ रोलिंग अभी भी हमने देखा था कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा है, तो अल्फा कैन बी रिटन एज ए बाई आर। तो मैंने यहाँ लिख दिया आई ए बाई आर, अल्फा की जगह मैंने ए बाई आर लिख दिया, राइट। और यहाँ से हमने F2 कैलकुलेट कर लिया विच इज टाउ बाई आर माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर। हैव गॉट द वैल्यू ऑफ F2 नाउ। व्हाट टू डू नेक्स्ट? सिर्फ F2 निकाल के काम तो चलेगा नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ F1 एज वेल। तो F1 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही टॉर्क इक्वेशन किसके में लिख देंगे, व्हील 1 के लिए। कि व्हील 1 के लिए भी देखेंगे, अगर सिर्फ व्हील 1 की एफबीडी आप देखो, तो व्हील 1 के एफबीडी में यहाँ एक और फोर्स कौन आएगा, इस व्हील का mg। बट इस व्हील के mg की वजह से कोई भी टॉर्क आएगा नहीं, एज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। और नॉट से सेंटर ऑफ मास, बट लेट्स से फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क, राइट। सेंटर ऑफ द व्हील से हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं और mg वहीं से पास कर रहा है, तो कोई टॉर्क आएगा नहीं उसके, ना ही n1 का कोई टॉर्क आएगा, सिर्फ टॉर्क किसका आने वाला है, F1 का। और F1 का टॉर्क कितना होगा, फोर्स इज F1 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। तो टॉर्क F1 का आएगा दैट इज F1 इंटू आर, और कोई भी टॉर्क इस व्हील पे नहीं लग रहा है। तो अगर टॉर्क इक्वेशन हम सेकेंड व्हील के लिए, मतलब व्हील नंबर 1 के लिए लिखे, इस वाले व्हील के लिए लिखे, तो व्हील नंबर 1 के लिए हम क्या लिख पाएंगे, एक ही टॉर्क है F1 इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। अगेन अल्फा को आप ए बाई आर लिख सकते हैं, तो F1 इज इक्वल टू आ चुका है आई ए बाई आर स्क्वायर। अब आपके पास F2 भी है, F1 भी है, you can put value of F1 and F2 in this equation and can get the answer of A। तो यहाँ से मैंने F2 को जो निकाला था वो वैल्यू डाल दिया, टाउ बाई आर माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर, माइनस F1 की जगह पे लिख दिया आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फाइनली यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाउ आर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अच्छे से इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हो, होपफुली ये समझ आया होगा। बट जो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लग रहा है, दैट इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इज सेइंग दैट कि फॉर द सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट अ हाइट r from the ground and equidistant at 2r from the center of each of the two wheels। यहाँ मैंने डायग्राम भी बना दिया उस हिसाब। कह रहा है कि सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए जो सेंटर ऑफ मास था पूरे बाइसाइकिल का, वो ग्राउंड से r हाइट पे है। r हाइट पे है मतलब एकदम सेंटर के हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अगर r हाइट पे है तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास की हाइट विल बी इन द सेम लेवल एज ऑफ द सेंटर्स ऑफ द व्हील। और साथ में कह रहा है व्हील के सेंटर से 2r के इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। इस सेंटर से भी 2r और इस सेंटर से भी 2r, जैसा इस क्वेश्चन में पहले वो लिख दिया हमने। फिर और कह रहा है कि म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है F2 और F1 दोनों जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या है, म्यू है। और कह रहा है एक चीज और कंसीडर कीजिए, दैट द मास ऑफ द बाइसाइकिल इज मच मच ग्रेटर देन आई बाई आर स्क्वायर एंड नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग तो आपको लेना ही है, साथ में आई बाई आर स्क्वायर बहुत छोटा है मास के कंपेयर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज वेरी वेरी स्मॉल। दोनों व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही छोटा है, यू मे नेग्लेक्ट इट। अब कह रहा है ऐसे कंडीशन में ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन am ऑफ द बाइक। अब आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल, चलिए देखते हैं इस जगह पे अब क्या हो जाएगा। तो आई एम राइटिंग वी ऑलरेडी नो दैट F2 माइनस F1 इक्वल टू ma, ये हम लिख चुके हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करते वक्त। और F1 निकल कर आया था आई ए बाई आर स्क्वायर, तो ये सब सेकंड पार्ट में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं F1 की वैल्यू प्लग इन करूँ विच इज आई ए बाई आर स्क्वायर, तो मैं लिख पाऊंगा F2 माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma। नाउ F2 कैन बी रिटन एज व्हाट, ma प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। Now it has been assumed, क्वेश्चन में दे रखा है that you have to assume that m is much much greater than I by r square। क्या मैं यहाँ से I by r square वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज I by r square is very very lesser as compared to m। तो ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये जैसे नेग्लेक्ट होगा तो आपके पास बचेगा F2 इज इक्वल टू ma, जो मैंने यहाँ गेटिंग इट। यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल है, नाउ इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ F2। So if you want that the acceleration of the bicycle should be maximum, for that F2 should also be maximum।
राइट? एंड वी नो दैट F2 की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी हो सकती है? म्यू इंटू एन टू, राइट? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू इंटू एन टू। और जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तभी ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्लियरली दिख रहा है। तो म्यू एन टू इक्वल टू एम ए जब हम लिखेंगे, इस कंडीशन में ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर गेटिंग इट? इस कंडीशन में ये जो मैक्सिमम हो, ये एक्सेलरेशन होगा, ये मैक्सिमम। क्यों? कि हमने F2 मैक्सिमम लिया है और क्लियरली यहाँ से दिख रहा है F2 मैक्सिमम होगा तभी A भी मैक्सिमम। तो सर यहाँ से ऐसा तो निकल गया है, बट अभी भी हम A मैक्सिमम नहीं निकाल पाए हैं। तो एक बात और हमें ध्यान देना होगा, विच इज रियली रियली क्रिटिकल पॉइंट। तो बहुत अच्छे से देखिए, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कि I by R square is very very small as compared to M. So we may say that the net external torque will be negative. What does it mean? तो आराम से देखेंगे इस सिस्टम को, तो आपको समझ होगा क्या मैं इस पूरे के पूरे बाईसाइकिल को एक रिजिड बॉडी मान सकता हूँ? क्या पूरे बाईसाइकिल को एक रिजिड बॉडी माना जा सकता है? यस और नो? टेल मी दैट। क्या इस पूरे बाईसाइकिल को हम एक रिजिड बॉडी मान सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम पूरे के पूरे बाईसाइकिल को रिजिड बॉडी मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि रिजिड बॉडी का डेफिनेशन याद कीजिए बच्चों, क्या होता था कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स शुड नॉट चेंज, राइट? तभी हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो वेरी सुन यू विल ऑब्जर्व कि लेट्स से मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले रहा हूँ ए और बी। एक पॉइंट आपका फ्रेम पे है और एक पॉइंट व्हील। अब जब ये रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद ये ए यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा। डू यू थिंक ए और बी का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट? थिंक इट इज चेंजिंग विद टाइम, राइट? और अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इट इज द इंटायर बाईसाइकिल, नॉट अ रिजिड सिस्टम, राइट? तो इसको आप रिजिड तो नहीं मान, हाँ ऐसा मान सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट रिजिड बॉडीज। लाइक ये व्हील अपने आप में एक रिजिड बॉडी होगा, राइट? ये व्हील अपने आप में एक रिजिड बॉडी होगा, और ये फ्रेम अपने आप में एक रिजिड बॉडी होगा, और ये पूरा बाईसाइकिल एक सिस्टम है जिसमें तीन अलग अलग रिजिड बॉडी। इवन आप राइडर है तो राइडर को भी ले सकते हैं, राइट? बट इंटायर सिस्टम को आप रिजिड नहीं बोल। तो जब इसका आप आई अल्फा इफेक्ट लिखोगे तो तीनों का अलग अलग लिखना होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग रिजिड बॉडीज हैं। तो आई अल्फा इफेक्ट तीनों का अलग अलग देख लेते हैं। तो मैं अगर फ्रेम की बात करूं, फ्रेम या राइडर की बात करूं, फ्रेम और राइडर ये तो रोटेट कर ही नहीं रहे ना, रोटेट तो सिर्फ व्हील कर रहा है। फ्रेम और राइडर तो रोटेट कर नहीं रहे, उनके पास तो अल्फा है नहीं। तो फ्रेम और राइडर का आई अल्फा इफेक्ट विल बी जीरो। अच्छा व्हील की बात कर लीजिए, व्हील रोटेट तो कर रहे हैं, इनके पास अल्फा भी है ना, इनके पास अल्फा भी है, लेकिन इनका आई नेग्लिजिबल है, इस पार्ट में एज्यूम कर रखा है आई बाय आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल है। तो चूंकि इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा है, तो इनके भी आई अल्फा इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर। मतलब इस पूरे इंटायर सिस्टम का आई अल्फा इफेक्ट जो है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स करेक्ट। और अगर आपको ध्यान से याद हो तो हम नेट एक्सटर्नल टॉर्क को क्या लिखते हैं बच्चों? नेट एक्सटर्नल टॉर्क को क्या लिखा करते हैं? आई इंटू अल्फा। And as I into alpha is tending towards zero for this system, so definitely for the entire bike, the net external torque will also be tending towards, ये बात समझ, यानी इस पूरे बाईसाइकिल के लिए अगर एक्सटर्नल टॉर्क आप लिखेंगे तो वो भी जीरो के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, नेग्लिजिबल, तो हम उसको जीरो कर सकते हैं। बस अब इस वाले फंडे को यूज करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। देखिए इस ये जो भी मैंने समझाया इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की, इट्स रियली गुड कॉन्सेप्ट, राइट? अब देखिए, तो हम क्या कर लेते हैं, इस जगह पे दोबारा से आते हैं। अब मुझे पता है इस पूरे बाईसाइकिल पे जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क होगा, पूरे बाईसाइकिल पे, पूरे सिस्टम पे जो नेट टॉर्क होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू। अब जब मैं नेट एक्सटर्नल टॉर्क की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं तो वहां पे टाउ इज एक्सटर्नल टॉर्क, तो इस वाले टाउ को मत लीजिए, राइट? इस टाउ को मत लीजिएगा, क्योंकि हम पूरे बाईसाइकिल के लिए लिख रहे हैं, और पूरे बाईसाइकिल के लिए ये वाला जो टाउ था वो तो इंटरनल टॉर्क था, क्योंकि वो राइडर ही लगा रहा था ना, राइडर पैडलिंग कर रहा था, उसकी वजह से ये टाउ आ रहा था। तो इस व्हील का इक्वेशन लिखते समय ये टाउ एक्सटर्नल था, और पूरे बाईसाइकिल का जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये टाउ तो इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि राइडर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द बाईसाइकिल, राइट?
इसको मैं नहीं लिख, ठीक है। ये टाउ को मत आप ले लीजिएगा, ये टाउ इंटरनल हो जाएगा जब हम इक्वेशन लिख रहे होंगे पूरे के पूरे बाइसाइकिल। आइए अब अच्छे से इस इक्वेशन को लिखते हैं। पूरे बाइसाइकिल के लिए मुझे टॉर्क जीरो करना है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो आप इस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट। आई हैव चूजन दिस पॉइंट ओ। अब इसको चूज करने के पीछे भी एक बहुत ही अच्छा सा रीजन है, बिकॉज N1 को मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, एक नया वेरिएबल मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ अपने सॉल्यूशन में, अदरवाइज थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। N1 को इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ, एक नया हो जाएगा ना, तो पॉइंट सर यहाँ ले लो। N2 इंक्लूड नहीं होगा, वो भी तो अच्छा है, एक वेरिएबल कट होगा, लेकिन आप यहाँ पर पॉइंट ले भी लोगे ना, तो N2 कट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कट होगा? क्योंकि F2 का टॉर्क तो आएगा, और F2 आप देख चुके हो, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, F2 की वैल्यू मैक्सिमम होनी थी, और F2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? म्यू इंटू N2। अगर आप यहाँ पॉइंट ले भी लोगे तो N2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे बच गए N2 से। F2 जब लिखोगे तो F2 इज इक्वल टू म्यू N2, तो फिर N2 आ ही जाएगा। तो N2 वेरिएबल से आप बच नहीं सकते, तो बेटर है मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ ताकि N1 के वेरिएबल से बच जाऊँ। अब कोई बच्चा कहेगा सर F1 तो लेना पड़ेगा, पर F1 तो नेग्लिजिबल है, हम देख चुके हैं। F1 वाज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, और आई बाय आर स्क्वायर बहुत छोटा है। F1 तो नेग्लिजिबल है, उसका टॉर्क मैं लिखूंगा भी नहीं। गेटिंग इट? अब नेट टॉर्क जीरो करते हैं बेटा पॉइंट ओ के अबाउट। पहला टॉर्क mg की वजह से कितना आएगा? mg इंटू टू आर, राइट? mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? और ये कैसे घूमेगा आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि ये ऐसे लग रहा है ना, ये ऐसे आर वेक्टर है, और ये इधर लग रहा है, तो डेफिनेटली ये इस तरीके से घूमने वाला है, राइट? ये ऐसे घूमने वाला है एंटी क्लॉकवाइज। फिर F2 का टॉर्क लिखिए। F2 का टॉर्क देखिएगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और इधर जब खींचोगे तो ये भी इस तरीके से घूमने वाला है, राइट? ये आर वेक्टर, और इधर खींचोगे तो ये भी इस तरीके से घूमने वाला है एंटी क्लॉकवाइज। यानी mg का टॉर्क और F2 का टॉर्क दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। और F2 का टॉर्क कितना हो जाएगा? F2 इज द फोर्स, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F2 का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस पॉइंट O, दिस इज इक्वल टू R। तो F2 इंटू, राइट? अब अगर आप N2 के टॉर्क को देखोगे तो N2 का टॉर्क कैसे लगेगा? ये इसको किधर घुमाना चाहेगा? सार वेक्टर को देखिए, सार वेक्टर को किधर घुमाना चाहेगा? इस तरीके से, विच इज क्लॉकवाइज, करेक्ट? तो अगर नेट टॉर्क जीरो होना है तो नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज। यहाँ पे नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वाज ड्यू टू mg एंड F2, एंड नेट क्लॉकवाइज टॉर्क इज ड्यू टू N2, राइट? तो यहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है बेटा, देखो N2 का टॉर्क हो जाएगा N2 इंटू फोर आर, बिकॉज N2 इज द फोर्स, एंड यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 4r। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से r को मैंने कैंसिल किया तो 2mg इक्वल टू 4n2 माइनस F2। अब आपको पता है कि F2 इज इक्वल टू म्यू N2 है, बिकॉज मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त F2 शुड बी इक्वल टू म्यू N2। N2 को मैं लिख सकता हूँ F2 बाई म्यू, तो N2 की जगह पे मैंने लिख दिया F2 बाई म्यू, देखिए यहाँ से, और माइनस F2, राइट? अब F2 को आप क्या लिख सकते हो? ma, जहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? मैक्सिमम, क्योंकि F2 मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 2mg इज इक्वल टू N2 की जगह मैंने F2 बाई म्यू लिखा था, और F2 की जगह क्या लिख सकते हैं? m इंटू am। F2 की जगह m इंटू am, F2 की जगह m इंटू am। m कॉमन लेके कट जाएगा, m को अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 बाई म्यू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2g, और am मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल कम आउट टू बी 2g बाई 4 बाई म्यू, राइट? ये आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, ये थर्ड पार्ट भी खत्म हुआ। तो इट वाज अ गुड प्रॉब्लम, और बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि इट वाज INPHO में पूछा गया था, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी तक हमने 7 मार्क्स का सॉल्व कर लिया है। लास्ट पार्ट जो था वो कुछ भी नहीं है, उसमें बस कह रहा है म्यू की वैल्यू 1 होगी तो एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर म्यू की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 बाई 1 माइनस 1, 4 बाई 1 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो 2g बाई 3। लास्ट पार्ट का आंसर तो बहुत ईजी है, 2g बाई 3 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा, तो मैंने ट्राई करा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक पहलू को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो होपफुली यू हैव गॉट इट। अच्छे से देखिए सॉल्यूशन को, समझे, एक एक अप्रोच समझे। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द अपकमिंग जेईई एडवांस। ओके, थैंक यू सो मच।